हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज अपन ये फिर से बीएनएस की लेक्चर सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, आपने पास्ट में वीडियोस नहीं देखे तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। ठीक, अब ये चलेगी पूरी बीएनएस। फिर उसके बाद मैं शुरू कर दूंगा बीएनएसएस, फिर बीएसए। हाँ, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, मेरे कुछ सब्सक्राइबर को थोड़ी सी मुझसे शिकायत ये है कि सर आप मेंस का मेंस राइटिंग का कैसे करें, ऐसे कैसे करें, ये सब कब बनाओगे इनके बारे में वीडियो। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, मेरे प्रिय सब्सक्राइबर्स, मैं आपको सब करवा दूंगा। धीरे 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 मैं आपको सब करवाऊंगा, आप चिंता मत करो। प्री मेंस इंटरव्यू मैं इस पे आपको सारे लॉज पढ़ा दूंगा। मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन जितने भी होते हैं ना, आप सीपीसी, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, आईबीसी, कॉर्पोरेट लॉज, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, एससी एसटी एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कंपनीज एक्ट, मतलब आप मान लो ये जितने भी हार्ड कोर जो बैंकिंग लॉ से भी अपन देते हैं, बैंक के एग्जाम देते हैं, जुडिशरी एग्जाम देते हैं, मैरिज डाइवोर्स लॉ, जितने भी प्रकार के आईपीआर, मैं आपको सब पढ़ा दूंगा इस पे। प्रॉब्लम मेरे साथ ये है क्योंकि मैं अपना काम करता हूँ अपना। ठीक है, मेरे पास कोई टीम नहीं है, मैं यहाँ अकेला काम करता हूँ। थंबनेल भी मैं खुद ही बनाना है, मुझे अपलोड भी खुद ही करना है, तो मुझे टाइम मिल नहीं पाता। और मेरे आप लोग आते हो, वीडियो देखते हो, देख के चले जाते हो, कोई सब्सक्राइब करता नहीं। तो मेरे सब्सक्राइबर भी इतने नहीं है हाल फिलहाल कि मैं कोई रेवेन्यू जनरेट कर पाऊँ, जिससे मैं कोई टीम में रख लूँ, जिससे फटाफट काम हो। तो अब जैसे भी होता है मैं करता हूँ। खैर, ये तो बात हुई इधर उधर की। अब अपन शुरू करते हैं, पर मैं आपको कराऊंगा, आप निश्चिंत रहिए, धीरे धीरे पूरा सब कुछ कवर होगा। इतना करा दूंगा कि आपको किसी के पास कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप न्याय दर्शन चैनल खोलेंगे, यहीं पे सब कुछ पा जाएंगे सब। ठीक है, तो इस मेरी तरफ से आप ये निश्चिंत रहिए, जैसे जैसे मुझे समय मिलता जाएगा मैं सब कुछ करवाता जाऊंगा। तो चलो, इधर उधर की बातें कम करते हैं, अब शुरू करते हैं अपन चैप्टर 3, जनरल एक्सेप्शंस। ठीक है, अब देखो, जनरल एक्सेप्शंस में है क्या। ये चैप्टर 3 है ना, इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है ये क्योंकि बताता है पूरी बीएनएस का एक्सेप्शन, कि इन सब मामलों में जो आपको मिलेगी ना, उसमें आपको मिलेगी छूट। मतलब ये एक्ट करोगे तब बीएनएस से आप बच सकते हो। ठीक है, ये चैप्टर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है डिफेंस के द्वारा। कभी कोर्ट में आप क्रिमिनल लिटिगेशन करो, मैं तो चाहूंगा कि आप एग्जाम क्लियर कर लो। ठीक है, कोई भी जो भी आपका टारगेट है, बट अगर आप जाते हो क्रिमिनल कोर्ट में तो आपको ये इसका इस्तेमाल भरपूर मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है। देखो, इससे पहले मैं आपको हाँ ये बता देता हूँ। देखो, आपको इसमें एक ओवरव्यू दे देता हूँ, आपको ये चीजें मिलेगी। चैप्टर 3 जनरल एक्सेप्शंस, देखो आपको क्या मिलेगा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट मिलेगा आपको सेक्शन 14 17 में। जुडिशरी से रिलेटेड आपको 15 16 में, एक्सीडेंट 18 में, नेसेसिटी 19 में, चाइल्ड से रिलेटेड 20 21 में, अनसाउंड माइंड 22 में, वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन 23 24 में, वॉलेंट्री नॉट फिट इंजूरिया 25 26 27 में, फियर मिसकंसेप्शन 28 में 28 में, कंपेल्ड बाय थ्रेट्स 32 में, स्लाइट हार्म 33 में। ठीक है, तो ये तो आपको ओवरव्यू है कि ये चीजें आपको मैंने इसलिए लिख दी कि इस सेक्शन में यहाँ पे मिलेगी, तो आप इसको मार्क कर लो तो ठीक है, अच्छा रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। अब देखो, हाँ, चैप्टर 3 सबसे पहले ये बात करता है एक्ट डन बाय अ पर्सन बाय बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ अ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ। अब देखो, अब दो चीज होती है, आप इस चीज को ध्यान से समझ लो। ठीक है, देखो क्या होता है, दो चीज होती है, एक होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, एक होता है मिस्टेक ऑफ लॉ। ठीक है, अब देखो, मिस्टेक ऑफ लॉ तो कोई डिफेंस नहीं है भाई। अगर इसको अगर डिफेंस बना दिया तब तो सब लोग यही कह देंगे, साहब मुझे कानून ही नहीं पता था, तो इलीगल कैसे हो गया।
अब जैसे मान लो कोई दुबई से सोना ला रहा है, यूएस में आर्म्स लीगल है, मैं भर के ले आऊं प्लेन में, मैं कह दूं साहब मुझे तो यहाँ का लॉ पता ही नहीं था इंडिया का कि यहाँ पे बैन है, बिना लाइसेंस के आप ये गन नहीं रख सकते। तो ये मिस्टेक ऑफ लॉ तो कोई डिफरेंस है नहीं, आपको पता हो ना पता हो, एरिया के जो भी उस पर्टिकुलर देश के कानून है, एरिया का लॉ है, वो तो आपको मानना पड़ेगा। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में आपको एडवांटेज मिल सकता है। इसके साथ मिस्टेक ऑफ फैक्ट के साथ एक चीज और है कि आपको वो जो भी आपने मिस्टेक ऑफ फैक्ट का एक्ट किया है, उसके साथ आपका जो एक्ट होना चाहिए वो गुड फेथ में होना चाहिए, तब मिलेगा आपको ये साथ में। ठीक है, अब देखो इसमें भी इसको आप बाइफरकेट कर सकते हो। क्या? मिस्टेक ऑफ ये फैक्ट में, गुड फेथ में आपने एक्ट किया, अब गुड फेथ में आप दो एक्ट होगा आपका बाउंड बाय लॉ, आपको ये मिलेगा एक, एक मिलेगा जस्टिफाइड बाय लॉ। ठीक है, ये आपको मिलेगा सेक्शन 14 में, ये मिलेगा आपको सेक्शन 17 में। बाउंड बाय लॉ और जस्टिफाइड लॉ बाय में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है? यहां पे जो पर्सन एक्ट कर रहा है उसकी ड्यूटी थी वहां एक्ट करने की, हिज ड्यूटी वॉज देयर टू एक्ट, उसको तो एक्ट वहां करना ही था, नेसेसिटी टू एक्ट था उसका। ठीक है, और जस्टिफाइड बाय लॉ कौन होता है कि उसको अकॉर्डिंग टू हिम हिज एक्ट was right in that situation, in that situation। ठीक है, उसको मॉरली राइट लगा उस करते समय एक्ट, तो उसने कर दिया। तो ये जस्टिफाइड बाय लॉ में और ये बाउंड बाय लॉ में, इन दोनों के बीच में डिफरेंस याद रखना, यही है सेक्शन 14 और यही है सेक्शन 17। इन दोनों को पढ़ना है, आप जैसे मैंने यहां बताया इन दोनों को पढ़ना है साथ में। ठीक है, तो देखो अब अपन सीधे आ जाते हैं, ये देखो नथिंग इज इज ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज बाय द रीजन ऑफ अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय द मिस्टेक ऑफ लॉ। मैंने आपको अभी यही बताया, इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी दी बाउंड बाय लॉ, बाउंड बाय लॉ अभी मैंने आपको समझाया। ठीक है, ये देखो इसका ये एग्जांपल समझ लेना, बहुत आसान है। इसका आपको अगर कोई केस याद आ रहा है मेरे को, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस शिव मंगल सिंह, इसमें यही हुआ था, एक कोई हायर ऑफिशियल थे, पुलिस वाले डीसीपी थे या डीएसपी थे, उन्होंने अपने सबॉर्डिनेट को बोला कि मॉब पे फायरिंग कर दो, उन्होंने कर दिया, यही सेम सिचुएशन अराइज हो गई थी। तो बेनिफिट मिल गया पुलिस वालों को इस सेक्शन में, क्यों? क्योंकि उनको बाउंड बाय फैक्ट, ठीक है, हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ, सॉरी बाउंड बाय लॉ थे। ठीक है, तो उनको ये एडवांटेज मिल गया इस सेक्शन का। अब चाहो तो इस पे लिख लेना। अब यही है, मैंने आपको चीज समझाई कहाँ पे, जस्टिफाइड बाय लॉ। ये देखो नथिंग इज विच इज डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड लॉ बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ। ये देखो हर जगह दोनों जगह गुड फेथ है, इसलिए मैंने कहा था मिस्टेक ऑफ फैक्ट के साथ गुड फेथ भी होना चाहिए, बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ इन डूइंग दैट थिंग। इसका ये बेहतरीन एग्जांपल है। ये देखो ए ने देखा कि जेड मर्डर कर रहा है, तो उसने उसको पकड़ के पुलिस वालों के सामने लाके रख दिया। बाद में पता चला कि जेड तो अपने प्राइवेट डिफेंस में वर्क कर रहा था, तो भले ही जेड कर रहा था लेकिन यहाँ उसको उसका जो एक्ट था ना ए का, वो जस्टिफाइड बाय लॉ था, उसको उस समय उस सिचुएशन में मॉरली राइट लगा, भले ही उसकी वो ड्यूटी नहीं थी। अगर यहाँ पे कोई और होता, देखो जनरली क्या होता है ना, बाउंड बाय लॉ उनके लिए, जनरली बता रहा हूं मैं, ये हमेशा ये चीज एप्लीकेबल होगी या नहीं, जनरली
बाउंड बाय लॉ उनके लिए होता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए, जैसे पुलिस, आर्मी, इनके लिए होता है बाउंड बाय लॉ। जस्टिफाइड बाय लॉ जनरली इंडिविजुअल प्राइवेट पर्सन के लिए होता है। ये कहीं आपको लिखा हुआ नहीं है, मिलेगा एज सच, लेकिन ये जनरली मैंने देखा है ये ऐसे यूज होता है। ठीक है, ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो मैंने दूसरा क्या बताया था, जुडिशियल एक्सेप्शंस 15-16 में। तो चलो देखते हैं 15-16 क्या है भाई। आ गए अपन 15-16 पे। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय व्हेन जुडिशली, अरे भाई साहब, जज साहब को तो हर कुछ माफ है। जज जब व्हेन एक्टिंग जुडिशियली इन एक्सरसाइज ऑफ पावर इन गुड फेथ, यहाँ पर भी गुड फेथ है, बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी गिवन बाय लॉ। जज जब जुडिशियली एक्ट कर रहा है तो वो अगर गुड फेथ में एक्ट कर रहा है तो वो लाइबल नहीं होगा, सिंपल सा बात। ठीक है, इसमें कोई विशेष समझने का है नहीं, आगे बढ़ते हैं। नथिंग विच इज डन इन द परसुएंट ऑफ विच वांट बाय द जजमेंट और ऑर्डर। जज में अब कोई भी जजमेंट आ गया, ऑर्डर आ गया, अब उसको एनफोर्स कराने के लिए कोई भी जजमेंट था, ऑर्डर था, तो कोई मान लो कोई कोर्ट का ऑफिसर गया या फिर कोई पर्सन गया, उसने वहां पे जाकर के एक्ट किया अकॉर्डिंग टू दैट जजमेंट, तो ये उस एक्सेप्शन में यहाँ कवर है। ये चीज आप कह रहे हो 16 में। मान लो कोई डिग्री पास हो गई या कोई भी कुछ भी जजमेंट में लिखा था वो करने गया, तो वो जो एक्ट कर रहा है ना, वो सेक्शन 16 में कवर है, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू जजमेंट हुआ ना, उसके अकॉर्डिंग पास कर रहा है सब कुछ। और ऑर्डर रिमेन्स इन फोर्स, ठीक है, ये वर्ड पे ध्यान देना, वो ऑर्डर रिमेन्स इन फोर्स होना चाहिए, ऐसा नहीं वो ऑर्डर लैप्स हो गया और आप फिर भी कर रहे हो। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं अपन 18 पे। ये आ गया एक्सीडेंट। एक्सीडेंट था क्या? हाँ देखो ये आ गया एक्सीडेंट 18 में। अब आते हैं अपन एक्सीडेंट में। एक्सीडेंट क्या हो गया देखते हैं। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून, इंटेंशन, नॉलेज, डूइंग लॉ इन लॉफुल मैनर बाय द मीन्स इन द लॉफुल। गलती से कोई मिस्टेक हो जाए, कुल कहने का मैं जब जब ये सेक्शन पढ़ता हूँ ना, तो मुझे एक वो मूवी है गंगा जल, मुझे नहीं पता आप में से कितनों ने देखी है और कितनों को याद है। उसमें एक सीन है, वो पुलिस वाला दरोगा बैठा होता है, बस की चेकिंग होती है, अजय देवगन उसमें उतरता है, तो वो उसका सीनियर निकलता है अजय देवगन, तो वो बोलता नहीं है कि साहब भारी मिस्टेक हो गया, गलती से बलंडर हो गया। तो बस मुझे उसी की याद आ जाती है ये जब जब सेक्शन पढ़ता हूँ मैं। चलो मजाक से हटके, देखो यार कभी कभी मजाक याद आ जाता है तो मैं बोल देता हूँ। ठीक है, अब वो मेरे को दरोगा का याद नहीं याद आ रहा, कौन कौन था वो दरोगा। क्या है कि देखो अब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना पूरा सीरियस होकर के, तो आप भी बोर हो जाओगे। मैं भी कभी स्टूडेंट था, जैसे हर सास भी कभी बहू थी ना, वैसे ही मैं भी पढ़ाने वाला, मैं भी तो कभी स्टूडेंट था, तो मुझे भी आइडिया है ना कि एक समय के बाद सिर्फ पढ़ते रहने से यार बोरियत आ जाती है। इसलिए कभी कभी थोड़ा हटके होना, लाइटर मूड कर लेना चाहिए मजाक। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, वो पुलिस वाला जो मैंने आपको गंगा जल में बताया था ना, उसको क्यों नहीं मिला, उसको ये इसलिए नहीं मिला एडवांटेज, क्यों? यहाँ पे क्या लिखा है, विदाउट एनी, थोड़ा सा पेज क्लियर कर दूं क्या? ये लो, यहाँ लिखा है क्योंकि विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज इन डूइंग लॉफुल एक्ट इन लॉफुल मैनर, बाय लॉफुल मीन्स विथ प्रॉपर केयर एंड कॉशन। तो भैया इसको मत भूलना, एक एक वर्ड जहां पे देखो कहीं पर भी आपको और दिखे, एंड दिखे, तो उसको एक एक वर्ड है ना प्रॉपर पढ़ना, फिर आगे बढ़ना। एक्सीडेंट इन डूइंग लॉफुल एक्ट है ये, अनलॉफुल एक्ट नहीं है। और विथ प्रॉपर केयर एंड कॉशन करना जरूरी है आपको, पूरी सावधानी पूर्वक। ठीक है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो ये आप ध्यान रखना इस चीज का, ऊपर नीचे ना हो जाए कुछ। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला क्या था, नेसेसिटी 19 में। नेसेसिटी देख लेते हैं। ठीक है, ये रहा, एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। अब कहते हैं ना साहब, मेरी तो मजबूरी थी, करना पड़ गया। नेसेसिटी, कोई ग्रेटर हार्म हो रहा है, मतलब कोई बड़े नुकसान को रोकने के लिए अगर आप छोटा मोटा नुकसान कर दो ना, तो वो अलाउ है। ये मैंने आपको देसी भाषा में ये पूरा
इसका संक्षिप्त में आपको मैंने समझा दिया, इसका कहने का मतलब। ठीक है, अब देख लेते हैं थोड़ा यहाँ पर भी क्या है। देखो इसका एक मुझे याद आ रहा है, सबसे पहला एक केस था, आप इससे याद कर लेना, आर वर्सेस डूडले। ये कॉमन लॉ इंग्लिश के समय का केस था। ये उस तब इस केस में ये नेसेसिटी की बात निकल के आई थी। आर वर्सेस डूडले, डी यू है ये। थोड़ी यार इस पेन से ऑनलाइन, ये इस पेन से राइटिंग अच्छी नहीं आती है, तो मेरी राइटिंग थोड़ी आप इग्नोर करना। भावनाएं समझ गए ना, ठीक है बस। तो ये याद रखना। अब देखो ये अगर आपको ये कुछ भी समझ में ना आए ना, बस ये एग्जाम्पल पढ़ लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है ये, इलस्ट्रेशन। कुछ नहीं है, एक कैप्टन था वेसल का। वहां उसको लगा मेरे पास दो रास्ते हैं, एक ए है, इसके पास दो, ये शिप चला रहा था, इसके पास दो रास्ते, या तो इस बोट को गिरा दूं या फिर इस बोट को गिरा दूं। मतलब इसके और कहीं जाने का मतलब इसको था, या तो यहां से निकलेगा या फिर यहां से। इसमें कम लोग थे, इसमें कितने मान लो 2 या 3 लोग थे, इसमें कुछ 23 लोग थे। तो इसने क्या किया भाई, यहाँ 23 लोग ज्यादा ग्रेटर हार्म हो जाता है यहाँ पे, तो इसने स्लाइट हार्म करना, मतलब कम जिसमें नुकसान हो रहा है वो आप कर सकते हो, और यहाँ नेसेसिटी थी तो उसने इस शिप को गिरा दिया। तो यहाँ ये ए जो कैप्टन ऑफ शिप है वो लायबल नहीं होगा। बस इसमें यही है, आपको मैंने शॉर्ट में समझा दिया। यहाँ देखो यही है, एक बहुत सारे घर थे ऐसे एकदम, जो बहुत सारे घर आपस में टच थे। ठीक है, अब लग गई आग यहाँ पे। अभी आग फैलते फैलते यहाँ पहुंच जाती तो इसने ये घर गिरा दिया, तो आगे वाले जितने भी घर थे वो बच गए। तो इसने ये क्या किया, नेसेसिटी में ग्रेटर गुड के लिए इसने ये, इसका जो ये एक्ट था ये गिराना, ये सही था। समझ गए, बस यही है नेसेसिटी में, और कुछ नहीं है, बहुत इजी है। अब देखो मैंने आपको ये समझा दिया नेसेसिटी। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब क्या है नेसेसिटी के बाद 20-21 चाइल्ड से रिलेटेड। ठीक है, देखते हैं। नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय चाइल्ड अंडर 7 इयर्स ऑफ एज। बस सिंपल, इसमें कुछ समझने का ही नहीं है। कोई ऑफेंस है ही नहीं, 7 साल से बच्चा कुछ भी करे वो ऑफेंस है ही नहीं। माफ, जाओ घर जाओ। ठीक है, अब देखो ये कह रहा 7 से 12 अगर साल का कोई है, 7 से 12, 7 से 12 अगर कोई बच्चा कर रहा है तो हम उसका मैच्योरिटी लेवल देख करके डिसाइड करेंगे। मैच्योरिटी लेवल समझने की, उसकी बुद्धि, अंडरस्टैंडिंग टू जज द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज कंडक्ट। क्या वो एक्ट कर रहा था तो उसको इतनी सद्बुद्धि थी कि वो उस एक्ट का वो कॉन्सिक्वेंसेस समझ सके। बस यही है इसमें, और कुछ नहीं है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अब कह रहा है नथिंग इज एन ऑफेंस डन बाय पर्सन हु एट द टाइम ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इनकेपेबल ऑफ नोइंग नेचर ऑफ एक्ट दैट इज डूइंग। अब ये देखो ये बात कर रहा है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की, 22। देखो यहाँ पे ना ये शब्द ध्यान से समझ, ध्यान से सुनना। सिर्फ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से नहीं चलेगा, इसके आगे इनकेपेबल ऑफ नोइंग थिंग्स द नेचर ऑफ एक्ट, और दैट ही इज डूइंग आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ। उसको ये भी समझ नहीं आ रहा, अनसाउंड तो है ही है वो, प्लस ये भी जरूरी है कि जो एक्ट कर रहा है ना, तो उसको समझ नहीं आ रहा कि वो कानून के विपरीत एक्ट कर रहा है, आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ। क्यों, मैं आपको बताता हूं। देखो क्या है ना, एक खाली पेपर ले लेते हैं। देखो दो तरीके के अनसाउंड होते हैं। एक तो होती है लीगल इंसैनिटी, लीगल इंसैनिटी। एक होती है मेडिकल इंसैनिटी। ठीक है, इसमें मेडिकल बीमार पड़ गया, मेडिकली डिसऑर्डर हो गया उसको, तो वो तो मेडिकल इंसैनिटी है। यहाँ पे आप मेडिकली तो हो, प्लस आप कॉन्सिक्वेंसेस नहीं समझ पा रहे अपने एक्ट के। ये पूछ लेते हैं कहीं कहीं मेंस में, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेडिकल इंसैनिटी एंड लीगल इंसैनिटी। तो ये जो सेक्शन दे रखा है ना 22, ये लीगल इंसैनिटी का सेक्शन है कि आप, ठीक है आप, मैं समझ गया अनसाउंड तो हो आप दिमागी रूप से, लेकिन आप उस दौरान ऐसे भी हो कि आप अपने कॉन्सिक्वेंसेस भी नहीं समझ पा रहे हो, कि आप कॉन्ट्ररी टू लॉ एक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये लीगल इंसैनिटी का क्वेश्चन है ये।
जो ये है ना 22, ये किसका है? लीगल इंसैनिटी है। पूछते हैं ये कभी कभी, है ना। देखो ये सबसे पहले केस था, केस था आर वर्सेस आर्नोल्ड। आर आर वर्सेस आर्नोल्ड। उसमें ये सबसे पहली बार है ना, ये अनसाउंडनेस ये वाला 22 सेक्शन का जिक्र हुआ था। मतलब उस टाइम इन्होंने, ये पहली बार सामने आया था जजेस के सामने, अंग्रेजों के समय में। वो इंग्लैंड का केस है ये, ठीक है। तब इन्होंने आर वर्सेस आर्नोल्ड को कैसे उसमें टैकल करने के लिए इन्होंने निकाले रूल्स। वो रूल कहलाते हैं एमनॉटन मैकनॉटन मैकनॉटन रूल। इसके अकॉर्डिंग ये सेक्शन डील किया करता है। उसमें वो देखते हैं कि यार इसका अनसाउंडनेस था, इसको अपने लीगल कॉन्सिक्वेंसेस पता थे कि ये कॉन्ट्ररी टू लॉ एक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये याद रखना इसके बारे में, ये सब चीजें है ना। ये आर वर्सेस आर्नोल्ड, ये रूल, ये लीगल इंसैनिटी, मेडिकल इंसैनिटी के बीच में डिफरेंस, ये सब चीजें आप समझना, ठीक है। थोड़ा सा पेज क्लियर कर देता हूं मैं। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये आ गए दो। ये दोनों डील करते हैं किसके लिए? ये करते हैं इंटॉक्सिकेशन के लिए। ये कह रहा साहब, अगर किसी ने इंटॉक्सिकेशन किया, ठीक है, अगेंस्ट हिज विल, provided that the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will। अब मान लो यार, कोई पार्टी हुई, आप नहीं, कोई दूसरे लोग पहुंच गए, पब चले गए, बार चले गए, या फिर कहीं पार्टी हो रही है वहां शरीक होने निकल गए। अब वहां पे पार्टी चल रही थी, तो धीरे 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 रात हुई, पार्टी का उद्देश्य पूरा हो गया, ठीक है। आप लोग नहीं, आप लोग तो सारे मेरे बोले वाले सब्सक्राइबर्स हो, दूसरे लोग जो आपके दुश्मन, ठीक है। अब हुआ क्या, इंटॉक्सिकेशन हो गया। तो अब क्या हुआ, उस उनको इंटॉक्सिकेशन का बेनिफिट तभी मिलेगा अगर वो ये चीज प्रूव करे कि जो वो इंटॉक्सिकेशन उनके द्वारा किया गया था, वो उनकी विदाउट नॉलेज था, उनको पता ही नहीं था, या उनको जबरदस्ती पिला दी थी, या उनमें कैसे भी उनके अंदर चली गई थी। तब ये इंटॉक्सिकेशन इनवॉलेंट्री था, एक तरीके से इनवॉलेंट्री इनवॉलुंटरी था। वॉलेंट्री टॉक्सिकेशन का ये नहीं है। अब देखो ये, इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये दोनों आप पढ़ोगे ना, तो आपको ऑलमोस्ट सेम लगेंगे एक ही बात कहते हुए, ठीक। अब मैं देखो आपको बता देता हूँ, इन दोनों के बीच में हल्का सा कोई विशेष डिफरेंस नहीं है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये कहता है कि इनवॉलेंट्री टॉक्सिकेशन इंटॉक्सिकेशन इज डिफेंस इज एक्सेप्शन, मान लो जनरल एक्सेप्शन, ये कहता है, ठीक है। ये बताएगा आपको वॉलेंट्री, अगर वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री नहीं, वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन हुआ, इंटॉक्सिक इंटॉक्सिकेशन हुआ प्लस उसमें उसका इंटेंशन नॉलेज था, तो क्या होगा, तो क्या होगा, नॉलेज एज ही हैड बीन नॉट बीन इंटॉक्सिकेटेड, ये मान लिया जाएगा कि जैसे उसका वो एकदम फिर नॉर्मल पर्सन की तरह ट्रीट होगा, ठीक। अब देखो ये क्या होता है ना, ये जनरली यूज किया जाता है, आप मैंने कोर्ट में देखा, ये जनरली यूज किया जाता है, डिफेंस के द्वारा यूज किया जाता है कि साहब हम तो वहाँ इंटॉक्सिकेशन थे ही नहीं, हमको तो जबरन मैनू पी नहीं है, मैनू पिला दी गई, ये गाना है ना। तो बस ये डिफेंस के द्वारा यूज किया जाता है, और ये जनरली प्रोसिक्यूशन के द्वारा इसका बेनिफिट लिया जाता है कि नहीं साहब किया तो इन्होंने ही है, वॉलेंटरी था उनके द्वारा, सजा तो मिलनी चाहिए। तो ये चीज आप ध्यान रखना, दोनों के बीच में स्लाइट सा डिफरेंस है, ज्यादा नहीं, स्लाइट सा डिफरेंस है, ठीक। अब देखो
वॉलेंटी, अब आप ये आपको वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, हाँ यहाँ समझा देता हूँ। वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, ठीक। अब आपको ये कौन से सेक्शन मिलेंगे इसके? 25, 26, 27। अब वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया होता क्या है यार? आपने पढ़ा होगा टॉट, अगर आपने लॉ ऑफ टॉट, जब आप नए नए लॉ एडमिशन लिया होगा, तब एक तुच्छ प्राणी तो नहीं कहूंगा, एक सब्जेक्ट आया होगा टॉर्ट्स, उसमें पढ़ा होगा आपने। मतलब इसका मतलब यही है कि जब आपने कंसेंट दिया कोई भी काम करने को जिसमें रिस्क इन्वॉल्व था, आप उसमें चले गए और फिर आपके साथ कोई दुर्घटना हो गई, तो आप सामने वाली पार्टी पे जिम्मेदारी नहीं ठहराएंगे, वो आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो देसी भाषा में, सिंपल भाषा में, वॉलेंटी नॉन फिट, नाम उल्टे सीधे ये रख लेते हैं मैक्सिम के, है कुछ नहीं। ठीक है, लैटिन लैटिन ये सब चलते हैं, तो ये रख लेते हैं हर कुछ। डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स, अभी और भी, चलो वो छोड़ो। तो ये सब चीजें, अब ये देखो, वॉलेंटी नॉन फिट इंजीरियर के 25, 26, 27 टॉट में पढ़ा होगा आप लोगों ने वैसे डिटेल में, कि बैट्समैन गया क्रिकेट खेलने, वहां उसको लग गई लेदर बॉल से चोट, तो वो किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। क्यों? क्योंकि एक तरीके से उसका कंसेंट दिया था कि भाई स्पोर्ट्स में इंजरी तो होती रहती है, तो अगर इंजरी हुई तो उसका मैं खुद जिम्मेदार खुद हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो 25, 26, अब अपन ये पढ़ते हैं ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, अब ये देखो, नथिंग इज इन विच इंटेंड टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट विच इज नॉट नोन टू लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट is an offense by reason of any harm which may cause or to be intended to be by the doer to cause to any person above 18 years of age। ये याद रखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं प्री में। हु हैज गिवन कंसेंट वेदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ये भी इसका याद रखना, ये दो चीज हो गई, ये भी प्री में पूछते हैं। सीधा दे देंगे एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, या फिर ओनली एक्सप्रेस ओनली इम्प्लाइड, तो याद रखना। सफर हार्म और बाय रीजन ऑफ एनी विच नोन बाय द डूअर लाइकली टू कॉज। 18 साल के व्यक्ति खुद गया, जिसको पता था रिस्क इन्वॉल्व है, वहां गया, उसने खुद ने कंसेंट दिया और उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई, तो सामने वाला व्यक्ति लायबल नहीं होगा। यही है, ए और जेड गए लड़ने मजे मजे में, उसने एक ने कंसेंट दे रखा था, लड़ाई लड़ाई में उसको लग गई चोट, सामने वाले ने कोई इंटेंशन नहीं था उसको कुछ करने का, फिर भी उसको लग गई चोट, ए कमिट्स नो ऑफेंस। बस सिंपल सी बात है। ठीक है, अब बढ़ते हैं 26 में। 26 में क्या है? विच इज सेम चीज यहां तक, एनी हार्म इंटेंडेड टू बी नोइंगली लाइकली टू एनी पर्सन फॉर हुज बेनिफिट एक्ट इज डन एंड हु हैज गिवन अ कंसेंट। किसी, वही सेम चीज है, वहां 18 ईयर्स था, यहाँ पे एक पर्सन ने कंसेंट दे दिया था, हाँ ठीक है, जो भी होगा मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूंगा, और सामने वाला का कोई इल विल नहीं था उसके साथ कुछ गलत करने का, फिर भी हो गया। वेदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड याद रखना, टू सफर हार्म और टू टेक दैट हार्म, और हो गई दुर्घटना, तो वो लाइबल नहीं होगा। ये बेहतरीन एग्जांपल है सर्जन वाला। सर्जन था, ऑपरेशन करने गया, उसने हाँ हाँ ठीक है कंसेंट दे दिया, अब ऑपरेशन में कुछ हो गया, परफॉर्म्स ऑपरेशन एंड इंटेंडिंग इन द गुड फेथ जेड बेनी भी परफॉर्म्स ऑपरेशन विथ जेड कंसेंट्स, ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस। ठीक है, इसको आप पढ़ो किसके साथ? 30 के साथ, सेक्शन 30 के साथ। ये तो यहाँ पे कंसेंट था ना, कहाँ गया वेदर ये देखो कंसेंट वेदर, ये अब 30 में क्या है? 30 कहाँ गया? ये रहा देखो, 30 ये है, if in the circumstances are such that it is impossible for that person to signify consent or that person is incapable of giving consent or and has no guardian in the lawful in charge for whom the possible to obtain consent। अब देखो वहां कंसेंट लेकर के किया, अब विदाउट कंसेंट भी ऐसी सिचुएशन आ जाए, ठीक है, जहां उसको एक्ट करना पड़ जाए, बट वो उसके अगेंस्ट गुड फेथ में उसने एक्ट किया, उसका कोई इलविल नहीं था उसके खिलाफ, और कुछ मान लो मिसहैप हो गया, इंजरी हो गई, तो भी वो पर्सन लायबल नहीं होगा। अब जैसे आप ये देखो, एग्जाम्पल देखो आप,
यार यहाँ तो कट गया है, मैं आपको कोई भी एग्जांपल देख लो। जैसे देखो ना, वो होता नहीं है, आप एरोप्लेन में जा रहे हो, मान लो प्लेन में जा रहे हो, वहां किसी को आपने सुना होगा न्यूज में, जनरल हार्ट अटैक आ गया किसी को, वहां पे कोई जनरली डॉक्टर था, उसने उसको ठीक करने की कोशिश करी, बट वो बच नहीं पाया। तो मान लो उसको कुछ मेडिसिन दे दिया या कुछ भी, उसने अपना बेस्ट पॉसिबल एफर्ट दिया, गुड फेथ में एक्ट किया, वहां पे अब उसके पास कंसेंट देने का समय नहीं था ना। तो अगर वो बच्चा था तो उसके साथ कोई गार्डियन था सपोज, या फिर अनसाउंड माइंड का था तो उसका कोई दूसरा तो ही कोई था नहीं कंसेंट देने के लिए। तो उसने डॉक्टर ने एक्ट कर दिया गुड फेथ में, विदाउट उस पर्सन के कंसेंट में, और कुछ इंजरी हो गई तो भी वो पर्सन लायबल नहीं होगा, क्योंकि उसने गुड फेथ में एक्ट किया। तो आप इसको और इसको साथ में पढ़ना, 26 रीड विथ 30। ठीक, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। और 27 क्या कहता है? नथिंग विच इज डन बाय गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन अंडर 12 years of एज, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और कंसेंट। ये देखो, एक, दो, आइदर एक्सप्रेस और एम्प्लॉयड गार्डियन और एनी पर्सन चार्ज ऑफ ऑफेंस। मतलब इन, ये कह रहा है कि इन केसों में अगर कंसेंट किसने दिया, कंसेंट ऑफ अ गार्डियन ने। और फिर वही चीज है, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ अ चाइल्ड ऑफ अ पर्सन, और वो कुछ हुआ नहीं, मतलब कुछ वो हो गया, इंजरी हो गई, तो भी वो पर्सन लायबल नहीं होगा। मतलब ये इनकेपेबल पर्सन है ना, ये चाइल्ड अंडर 12 years ऑफ एज, अनसाउंड माइंड, कंसेंट आपके उसने गार्डियन ने दे दिया, इन केसेस में क्या होगा? मतलब आप ये जब पढ़ोगे ना, इसके बहुत आसान ही है, इसमें कुछ है नहीं पढ़ने, मतलब आप इसको रीड करोगे आपको समझ में आ जाएगा। अननेसेसरी इस पर टाइम वेस्ट करने से मतलब नहीं है। इससे अच्छा मैं आज थोड़ा आगे बड़ा लेक्चर ले लूंगा, तो मैं अभी आगे पढ़ चलता हूँ थोड़ा थोड़ा। ठीक, अब ये देखते हैं ये क्या है, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है अ कंसेंट इज नॉट अ कंसेंट अंडर दिस। ये कह रहा है कंसेंट जो अपन बात कर रहे हैं ना इतनी देर से, वो कंसेंट कौन सी कंसेंट सही है? ऐसी कंसेंट जो फियर ऑफ इंजरी, अंडर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, इन सब चीजों में नहीं, अगर ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए तब वो कंसेंट है प्रॉपर कंसेंट। नोन टू बी अंडर गिवन और फियर और मिसकंसेप्शन, अगर इन सब सर्कमस्टेंसेस में दी गई ना कंसेंट, तो वो प्रॉपर कंसेंट नहीं है। जो ऊपर अपन अभी इतना बड़ा लेक्चर लेके आया हूं मैं ऊपर, वो कंसेंट अगर इन इस टाइम पे ली गई है, फियर पे, फियर के दौरान, या फिर मिसकंसेप्शन में, तो वो प्रॉपर कंसेंट नहीं है। ठीक, पर है ना, पूरी बात ध्यान रखना यहाँ पे, ये वाली चीज है ना, इसको जरूर पढ़ना। एंड इफ द पर्सन डूइंग दैट एक्ट नोज और हैज अ रीजन टू बिलीव दैट द कंसेंट वाज गिवन इन द कौन से, सामने वाले बंदा, जो पर्सन जो एक्ट कर रहा है, उसको इस चीज की नॉलेज होनी जरूरी है। इट इज मटेरियल के उसको ये पता हो कि ये जो मुझे कंसेंट दे रहा है वो मिसकंसेप्शन में दिया है उसने, ठीक है, या फिर फियर ऑफ इंजरी में दिया है, तो ये सामने वाले पर्सन को पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यही मैंने आपको फियर, मिसकंसेप्शन, अनसाउंड ऑफ माइंड, ये आप टिक करते जाओ, इनको ब्रैकेट में डाल करके, एक, दो, तीन, ठीक है, ये चार, ये प्रॉपर कंसेंट नहीं है। ये देखो, ये प्री का क्वेश्चन है, ये पूछ लेते हैं, ये कई बार पूछा है आपको, पास्ट ईयर पेपर में मिलेगा। तो ये एक, दो, तीन, चार चीजें याद रखना, इनकी कंसेंट प्रॉपर कंसेंट नहीं है। अब ठीक है, अब कौन सा सेक्शन है हमारे सामने? अब है इंडिपेंडेंट ऑफ हार्म कॉस्ट। अब देखो, ये जो 26, 27, मैंने आपको बताया ना 28, ये उसका एक्सेप्शन है। कैसे एक्सेप्शन है? ये कह रहा है जो ऐसे ऑफेंस है जिनका किनसे कंसेंट से कोई लेना देना नहीं है, उन पे ये सब चीजें नहीं चलेगी। अब जैसे क्या, आपको इसका एग्जांपल से समझा देता हूं। देखो, कॉजिंग मिसकैरेज अनलेस कॉस्ट, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं पेज। Causing miscarriage unless caused by good faith for the purpose of saving life of the woman is an offence independently of any harm which may cause to intend to cause. Therefore, it is not such harm the consent of the woman or her guardian causes
डज नॉट जस्टिफाई द एक्ट। अब देखो, आपने मिस कैरेज कर दिया, ठीक है। अब वो मिस कैरेज था, वो गुड फेथ में नहीं था कि जिससे वुमेन की जान बच जाए, वो एक्स वाई जी अदर रीजन के लिए था, ठीक, जो कि लीगल है नहीं। अब मान लो वहां पे महिला महिला की जिसका मिसकैरेज हो रहा था, वो तो कह रही थी मेरा इसमें कंसेंट है, आप कर लो मिसकैरेज। पर उसको इंडिपेंडेंटली लॉ ही मना करता है कि नहीं, चाहे महिला की कंसेंट हो या नहीं हो, अगर मिसकैरेज हो रहा, अगर मिसकैरेज हो सकता है तो सिर्फ महिला की लाइफ बचाने के लिए ही हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। और ये दूसरे के लिए रीजन के लिए हो रहा है और वह महिला कंसेंट दे रही है, पर ये चीज तो अलाउ है ही नहीं, ये तो इंडिपेंडेंट है अपने आप में, ऑफेंस है, इंडिपेंडेंट ऑफेंस। तो बस ये वही चीज कह रहा है, ये देखो, समझ रहे हो ना मेरे कहने का मतलब। ये पढ़ना क्लियर हो जाएगा मैंने जो कहा है, या फिर उसको रिपीट पे पीछे जाके सुन लेना। बाय रीजन देखो, एंड द कंसेंट ऑफ द वुमेन एंड ऑफ हर गार्डियन कॉजिंग सच मैरिज के जस्ट डज नॉट जस्टिफाई एक्ट। यहाँ कंसेंट मैटर ही नहीं करता, कंसेंट है चाहे नहीं है। वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया का क्या होता है कि भाई कंसेंट थी सामने वाली पार्टी की, तो यहाँ पे कंसेंट हो या नहीं हो, जहाँ वो प्रॉपर जो ऐसा क्राइम है, जो ऑफेंस जहाँ उन्होंने लिख रखा है, कंसेंट से उनको मैटर नहीं करता है, तो वहाँ ये चीज लागू नहीं होगी, इंडिपेंडेंट ऑफ अ हार्म कॉज्ड। ये चीज ध्यान रखना थोड़ी, ठीक है। अब देखो, अब अपन आते हैं किस पे, 30 पे। एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द विदाउट द पर्सन, ये मैंने आपको बता दिया पहले ही कि वहां कंसेंट थी या विदाउट कंसेंट क्या होगा, ठीक। अब देखो 31 पे आते हैं, कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, और उससे कुछ इंजरी हो गई, मान लो डॉक्टर साहब, आपने टीवी सीरियल में, डेली सोप्स में देखा होगा, डॉक्टर साहब पेशेंट कैसे हैं भाई, बाहर डॉक्टर साहब ने ईमानदारी से बोल दिया कि भाई पेशेंट की हालत तो बहुत खराब है, जिनको कम्युनिकेट किया उनको कुछ हो गया, तो यहाँ डॉक्टर साहब पे कोई लाइबिलिटी नहीं है, डॉक्टर साहब ने तो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ किया था, ठीक है। ये देखो, ए सर्जन इन गुड फेथ कम्युनिकेट्स टू अ पेशेंट इन द ओपिनियन दैट ही कैन नॉट लिव, पेशेंट को बताया और पेशेंट को लग गया शॉक। यहाँ पे डॉक्टर साहब की कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये तो इन्होंने कम्युनिकेशन किया गुड फेथ में, उनका ये काम था, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट्स। ये देखो, एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंस पनिशेबल अगेंस्ट स्टेट पनिशेबल विद डेथ, दो चीजें, एक्सेप्ट दिस थिंग, ये इसने शुरू इसी से किया है। मर्डर कहां दे रखा है, बीएनएस के सेक्शन 101 में, और ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट चैप्टर 7 में। तो ऑफेंसेस अगेंस्ट पनिशेबल विद डेथ है, पूरा पढ़ना, पनिशेबल विद डेथ एंड मर्डर, इन दो चीजों को छोड़ करके नथिंग इज एन ऑफेंस डन बाय पर्सन कंपेल्ड बाय थ्रेट, धमकाया किसी को, विच एट टाइम्स रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ इंस्टेंट डेड पर्सन अदरवाइज द कॉन्सिक्वेंसेस। देखो, किसी भी पर्सन को डराया, थ्रेट किया कि भाई, और उसको लगा, वो जो बंदा था जिसको डराया, पर्सन डराया धमकाया, उसको लगा कि अब मेरे यहाँ से एक ही कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, क्या, इंस्टेंट डेथ। ये वर्ड जरूर याद रखना, ये दे देंगे लाइन और इसको कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ डेथ लिख देंगे, इंस्टेंट, हाथों हाथ मौके पे ही मेरी मौत हो सकती है, ऐसे उसको डरा दिया। तो अब वो पर्सन जो उसको कंपेल किया गया थ्रेट करने से, वो कुछ भी करे, सब माफ है। मान लो वहां उसको बोला कि अभी यही मार दूंगा तेरे को मैं हाथों हाथ, वहां पे रिवॉल्वर रख दी, ठीक है, उसके सर पर। अब कह रहा है कि भाई चोरी, चल उस घर में चोरी कर, किसी के साथ चीटिंग कर, ठीक है, थेफ्ट कर, सब माफ है, क्यों, क्योंकि इंस्टेंट डेथ का उसको डर था। बट अगर वो उसको कहता है कि चल मर्डर कर, तो यहाँ क्या लिखा है, नहीं, मर्डर अलाउ नहीं है, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट ये अलाउ नहीं है साहब, ये गलत है, ठीक है। ये चीज आई होप आप क्लियर समझ गए होंगे। अब इसके दो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन 1 और 2। अ पर्सन हु इज ओन अकॉर्ड बाय रीजन ऑफ अ थ्रेट बीइंग जॉइन,
अब भाई सामने वाले में खुद ही खोट था, वो खुद ही जा करके खुद ही के अकॉर्ड से बाय रीजन ऑफ बीइंग बीटन, उसको डर लगा भाई ये लोग मेरे को मिलकर मारेंगे, ठीक है, तो वो खुद ही चला गया, वो उसने ज्वाइन कर लिया पूरी डेकोइट्स की गैंग। तो अब उसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब देखो यहाँ क्या है, अ पर्सन इज सीज्ड बाय अ गैंग ऑफ डेकोइट्स एंड फोर्स्ड बाय अ थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ। उसको बहुत सारे पूरे गैंग ने किसी बंदे को घेर लिया, पर्सन को घेर लिया, और उसको बोला कि अभी हाथों हाथ ये काम कर, नहीं तो तेरी यहाँ से एक ही चीज हो सकती है, क्या, इंस्टेंट डेथ। वो डर गया और उसने वो काम कर दिया। देखो जैसे एग्जांपल, फॉर अ स्मिथ कंपेल्ड टू टेक हिज टूल्स एंड फोर्स द हाउस ऑफ टू एंटर एंड प्लंडर दी। भाई किसी को पकड़ लिया लोहार को, उन्होंने बोला कि भाई इसका ताला चाबी जो भी है तू बना करके दे ताकि हम अंदर घुस के और चोरी कर सके। उसने बना दिया स्मिथ ने, तो उसको यहाँ बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, इसमें ज्यादा डिटेल की कोई बात थी नहीं। अब आते हैं अपन एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म। Nothing is an offense which reason is intended to cause or it is known likely to cause any harm. It is so slight that a person of ordinary sense and temper would complain such harm. भाई आप लोगों में से किसी के भी अगर छोटे भाई बहन है ना, तो आप ये सेक्शन आराम से समझ जाओगे। छोटी मोटी चीजें जो एक ऑर्डिनरी पर्सन जिसकी शिकायत नहीं करता, ठीक है, तो उस वो भी इधर कवर्ड है, वो कोई ऑफेंस नहीं है। आप जैसे सिस्टर हो गई, उनके बड़े बड़े नाखून होते हैं, उन्होंने खरोच लगा दी आपके, अब ऑर्डिनरी मैन तो इसकी कम पे कंप्लेन करता नहीं, ठीक है। तो ये बस छोटी छोटी बातें, इनका यही कहना है कि छोटी छोटी बातों पर मिट्टी पाओ। नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन और इट कॉजेज दैट इंटेंडेड टू कॉज नॉट लाइकली टू कॉज एनी हार्म इफ दैट हार्म इज सो स्लाइट, वो इतना छोटा है कि नो पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी सेंस एंड टेम्पर वुड कंप्लेन सच हार्म। इसको लैटिन इसका टर्म है डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स। ये याद कर लेना, ये पूछते हैं डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स कौन से सेक्शन में है, ये या प्रिंसिपल कौन से सेक्शन पर एप्लीकेबल है, तो याद रखना 33। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखें, ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो बोर हो जाएगा। अगले वीडियो में लेके आता हूँ ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस, है ना। चलो ओके, गुड नाइट।